Good morning everyone. My name is Rahul. I welcome you all in your Teaching Warrior family. तो जैसे कि हम डेली 6 AM पर आपको ये 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगवाते हैं। इसमें हम आपको कंटेंट देते हैं प्लस ट्रिक देते हैं और इसकी मदद से आपको अगर ग्रामर नहीं आती होगी ना तो भी आ जाएगी। और सबसे अच्छा फ़ायदा है हमारे चैनल से जुड़ने का कि आपको कभी भी हमारे चैनल पर एडवर्टाइजमेंट नहीं आता होगा वीडियो के बीच में, जिससे कि आपकी पढ़ाई बीच में डिस्टर्ब ना हो। इसीलिए तो इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो है वर्ण। क्या है? वर्ण। अगर इन 4 ऑप्शन में आपको दे रखा होता ध्वनि, क्या ध्वनि या स्वनिम, स्वनिम भी दे रखा होता है, क्योंकि आप 4 जगह अलग अलग पढ़ो तो फिर कन्फ्यूज हो। उससे पहले मैं एक ही जगह बता दूँ, तो ध्वनि या स्वनिम दे रखा हो तो उसे भी टिक लगा देना, फिर वर्ण मत लगाना अगर इन दोनों में से कुछ दे रखा हो तो। और इन दोनों में से दोनों दे रखे हो तो स्वनिम लगा देना। तो जितना मैक्सिमम बन सकता है क्वेश्चन सारा बता दी मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक, अनुनासिक क्या होते हैं? ये चंद्रबिंदी वाले। चंद, जैसे आप देखो चंदा है तो चांद लिख देते हैं ना, चांद। तो ये चांद में जब ये इस तरीके का बनता है तो ये अनुनासिक है। तो जितने भी वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं, वर्ग के पंचमाक्षर जो होते हैं, ये वाला प फ ब ब म छ छ ज ज अइया और ट ठ ड ड ण, ये और इस तरीके से जो 5 होते हैं, ये कितने होते हैं? 5 होते हैं पंचमाक्षर, और वर्ग का पंचमी अक्षर होता है। इस तरीके से याद रखिएगा, ये अनुनासिक होते हैं। और अनुस्वार क्या होता है? जिसके ऊपर केवल एक बिंदी लगी होती है, उसे अनुस्वार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी है। हिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी कौन है? हिंदी किससे विकसित हुई है? एक तरीका से तो ये किससे हुई है? संस्कृत से। किससे हुई है? संस्कृत से। अभी मैं आपको क्रम बता देता हूँ। सबसे पहले क्या थी? संस्कृत थी, फिर क्या आई? पाली आई। क्या आई? पाली। फिर क्या आई? प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आई, फिर अपहट्ट आई, अवहट्ट। क्या है? अवहट्ट। फिर हिंदी आई। तो इस तरीके से विकास हुआ है। तो हिंदी की सबसे उत्तराधिकारिणी कौन है? संस्कृत है। ये पूछा जाता है पाली कि हमारे देश की पहली देश भाषा कौन सी है? तो वो पाली है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अशोक के शिलालेख किस में लिखे हुए हैं? जो बिंदुसार के जो बेटे थे और चंद्रगुप्त मौर्य के जो कह सकते हो नाती थे, उनके जो अभिलेख हैं वो सारे आपके प्राकृत भाषा में। तो ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं हिंदी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारपाई शब्द कैसा है? चारपाई, चारपाई है आपका योग रूढ़। कैसा है? योग रूढ़ है। अगर इसमें समास भी पूछ लेता है तो बहुब्रीहि है। बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास है। कौन सा है? बहुब्रीहि। तो इस चीज़ को याद रखिए। यौगिक कौन से होते हैं? जो आपके तत्पुरुष में नहीं आते हैं, जैसे रसोई घर, रसोई घर। तो रसोई के लिए घर, जहाँ दो चीज़ों से मिलके बनता है। यौगिक क्या होता है? दो मिश्रणों से मिलके बनता है, को एक साथ ले आते हैं तो वो यौगिक होता है। रूढ़ क्या होता है? जैसे मैंने लिख दूँ नल, जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ न निकले उन्हें क्या कहते हैं? आप रूढ़ कहते हैं। तो इस तरीके से आप इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्षण। क्षण प्रवाह किसका पर्यायवाची है? क्षण। आप कभी ऐसा देखा होगा कि जब पहले, आज से 10 साल पहले जब लाइट चली जाती थी घर में, तो कहते थे ना कि जो अर्थ है उसमें थोड़ा पानी डाल आओ, तो 1 सेकंड में लाइट आ जाती थी। जैसे ही उसमें पानी डाल दो 1 सेकंड चली जाती। क्षण में 1 सेकंड में लाइट आ जाती, 1 सेकंड में चली जाती। क्षण किसका है? बिजली का है। किसका? बिजली का। इसे याद रखिएगा। और ये जो चंद्रमा के ऊपर लग रहा है ना हल्की सी बिंदी, और गंगा के ऊपर, तो इसे ही क्या कहते हैं? आप अनुस्वार कहते हैं। इसे याद रखिएगा। दशानन, दशानन किसको कहते हैं? रावण को कहते हैं। किसको कहते हैं? रावण। तो ये किसका है? आपका समास कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि हो जाएगा। द्वंद्व कौन सा होता है? जिसके अंदर दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता। इसके अंदर ये भी पूछा जाता है कि किस समास में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं अधिकतम, तो वो द्वंद्व समास होता है। कर्मधारय क्या होता है? इसका द्वितीय पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का भेद होता है, और इसके अंदर विशेषण विशेष होते हैं। क्या? विशेषण विशेष। द्विगुणित क्या होता है? प्रथम पद संख्यावाचक होता है। क्या होता है? संख्यावाचक होता है। अब मैं यहाँ पे एक आपको अपवाद और बता देता हूँ। जैसे अगर कोई पूछेगा ना तो वो आपसे अपवाद ही पूछेगा, और वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ने ऐसा कुछ बताया नहीं। तो आपके सभ्राता, सभ्राता, सपरिवार, इस तरीके के शब्द जहाँ स आ जाए तो वो किस में होते हैं? बहुब्रीहि समास में होते हैं। इन्हें आप हमेशा याद रखिएगा। और एक और याद कर लीजिए शब्द है पंचगंगम। जब भी नदियों के नाम के आगे पंच या षष्ठ इस तरीके के लग जाएं तो ये अव्ययीभाव हो जाते हैं। तो ये 2 अपवाद हैं, इन्हें याद करके चलिएगा।
क्योंकि कोई अगर तुम्हारा टेस्ट लेगा ना तो वो ऐसे ही क्वेश्चनों को जरूर पूछ लेगा, तो वहीं फंस जाओगे, तो वहीं कहोगे अरे यार हम पे तो समास ही नहीं आता। तो वो गलत तरीका है, इस तरीके से नहीं पूछना चाहिए आपके पेपर में, इस तरीके इतने हाई लेवल का नहीं आता। रोग पीड़ित, रोग पीड़ित क्या हो जाएगा, रोग से पीड़ित, रोग से पीड़ित। अब कौन सा समास है, तत्पुरुष। तत्पुरुष में भी कौन सा है, करण तत्पुरुष, क्योंकि जो कारक चिन्ह है करण का से होता है और एक आपादान का से होता है। आपादान का अलग होने के संबंध में होता है, मगर ये तो रोग से पीड़ित मिल रहा है ना, तो जहाँ मिल रहा होता है वहाँ करण। और एक चीज़ पूछी जाती है कि तत्पुरुष समास में कितने कारक चिन्हों का यूज करते हैं हम, 6। वैसे कारक चिन्ह आपके कितने होते हैं, 8। और जो आपका कर्मधारय है और जो आपका द्विग समास है, तो ये किसके भेद हैं, ये तत्पुरुष समास के ही भेद हैं। पदों, आपसे पूछे पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद हैं, तो आप बताएंगे 6। और वैसे पूछ ले कि समास के कितने भेद हैं, तो आप बताएंगे नहीं, पदों की प्रधानता के आधार पर हैं 4, और समास के भेद पूछ ले तो बताएंगे आप 6। इस तरीके से याद रखिए। प वर्ग में कौन सा व्यंजन नहीं आता, क च ट त प, पा बोला जाता है आपका ओष्ठ से, किससे, ओष्ठ से बोला जाता है। इस तरीके से याद रखिए। ओ औ ये भी आपके ओष्ठ से बोले जाते हैं, ठीक है, इसे भी याद रखिए। व भी आपका ओष्ठ से बोला जाता है। और इसमें क्या नहीं आता, प फ ब भ और पा मा क्या है आपका पंचमाक्षर है, तो इसे ही क्या कहते हैं आप, इसे ही अनुनासिक भी बोलते हैं। तो इसमें या नहीं आता, य र ल व क्या है, अंतस्थ है, क्या है, अंतस्थ। और या और ल व, य र ल व, इन दोनों को क्या कहा जाता है, या वो व को अर्धस्वर भी कहा जाता है, क्या, अर्धस्वर। तो इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। अब देखिए जैसे छा है तो ये किससे मिलकर बनता है, क्र प्लस छ से। अब जैसे ये है तो ये बनता है ज्ञ प्लस इससे, पहले वाले में हलंत लगेगा, इस चीज़ का याद रखिए। जो घा होता है ये आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्य क्या होता है, द प्लस य होता है, जो पहले वाला दे रखा था आपको। जालक, जालक का तद्भव क्या होगा, तद्भव क्या होता है, वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं और जिनका रूप बदल गया है, और जिनका रूप सेम टू सेम है संस्कृत से हिंदी में, तो उन्हें क्या कहते हैं आप, तत्सम। और जिनका बदल गया है उन्हें बदले हुए रूप को क्या कहते हैं, तद्भव। और एक होता है देशज, जिनके की पता नहीं चलता कि ये कहाँ पर इनका जन्म हुआ है। विदेशज जो विदेशी भाषा से आए हैं, जैसे पुर्तगाल से आया आलपेन और आपका गमला। और आपका चीनी आया है कहाँ से, चीन से। और आपका रिक्शा कहाँ से आया है, जापान से। और एक होता है संकर शब्द, संकर वो होता है जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनते हैं, जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, रेल अलग भाषा का है और गाड़ी अलग का है। तो जालक का क्या हो जाएगा, झरोखा, क्या हो जाएगा, झरोखा। जालक का तद्भव क्या है, झरोखा, इसे याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो क्रिया के मूल रूप को आप कहेंगे धातु, क्या कहेंगे, धातु। अब आप सोचोगे धातु क्या होती है, जैसे मैंने कहा चलना, चलना ये क्रिया है, चलना में धातु क्या है, चल, चल क्या है आपकी, धातु। तो धातु में ही हम प्रत्यय उपसर्ग जोड़कर एक नया शब्द बना देते हैं, तो इन्हें याद रखिएगा। आपको समझ में अगर कोई क्वेश्चन ना आए या कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। सबसे अच्छी बात ये 5 मिनट के अंदर में आपको उसका रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। अंजर पंजर ढीले करना, तो इसे क्या होगा, बुरी तरह से मारना। कहते हैं ना, राम ने उसे इतना पीटा, उसे इस तरह मारा कि उसके अंजर पंजर ढीले हो गए। राम ने रावण को इस तरह मारा कि उस रावण के अंजर पंजर ढीले हो गए। पक्षी पानी पीते हैं, पक्षी पानी पीते हैं, इसका कर्मवाच्य क्या बने, कर्मवाच्य। ये 3 तरीके के होते हैं, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, कर्तवाच्य। एक होता है भाववाच्य, क्या होता है, भाववाच्य। अब ऐसे याद रखिए, कर्मवाच्य में क्या होता है आपका, से या के द्वारा आता है, से या के द्वारा आता है, और इसमें कर्म प्रदान होता है। कृतवाच्य में कर्त प्रदान होता है, भाववाच्य में क्रिया प्रदान होता है। तो कर्मवाच्य में से या के द्वारा आएगा, तो जैसे पक्षियों से पानी पिया जाता है, ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा कर्मवाच्य। क्योंकि कर्म में क्या होगा, ये सकर्मक क्रिया और होगी, ये भी बता दूं, क्या होगी, सकर्मक क्रिया होगी आपकी कर्मवाच्य में। और भाववाच्य में कैसी होगी आपकी, अकर्मक क्रिया होती है हमेशा। और कृतवाच्य में सकर्मक भी हो सकती है, अकर्मक भी हो सकती है। तो मैं मैक्सिमम जितना हो सकता है सब बता देता हूँ आपको एक ही क्वेश्चन में। तो रस्सी को सांप समझ लेना क्या है, रस्सी पड़ी हुई थी और आपने अंधेरे में क्या देखो, सांप पड़ा हुआ, तो ये क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है, क्या है, भ्रम। आप सोचोगे सर संदेह क्यों नहीं होगा, तो संदेह वहाँ होता है, जैसे आपने एक सुना होगा कि सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है। तो जहाँ संदेह होता है ना, वो बना रहता है, क्या होता है, बना रहता है, कभी भी दूर नहीं होता संदेह। भ्रम क्या होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, थोड़ी देर के लिए होता है। या आप इसे ऐसे भी
एक और है कि ओस बिंदु चुन रही हंसनी मोती उनकी, तो हंसनी है वो ओस के बिंदुओं को मोती समझ के चुन रही है, क्योंकि मोती खाती है हंसनी, तो उसे थोड़ी देर के लिए भ्रम होगा, जैसे ही मुंह के अंदर जाएगा वैसे ही पता पड़ जाएगा अरे ये तो ओस के बिंदु है। तो इसे यहाँ क्या होगा, रस्सी को सांप समझना मतलब भ्रम की स्थिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला। अब इसीलिए 14 सितंबर को हम क्या बनाते हैं, हिंदी डे बनाते हैं। क्या, हिंदी डे। अब ये तो आप सबको पता है, मगर पूछने वाला आपसे क्या पूछेगा ना, जिसको टेस्ट लेना हो कि इंटरनेशनल हिंदी डे कब बनाते हैं, तो वो बनाते हैं हम 10 जनवरी को। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीजक किस रचयिता की रचनाओं का संग्रह है? तो बीजक जो है वो कबीरदास जी की है। किसका? कबीरदास जी। और मैंने जो याद किया वो ऐसे याद किया है, देखिए इसमें वी आ रहा है, इसमें भी वी आ रहा है, तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा लिंक बना के याद किया है। तो कबीरदास जी की जितनी भी रचनाएं थी उन सबको मिक्स करके एक साथ ले आए थे, किसमें? बीजक में। प्रिय पति वह मेरा, प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबा, डूबी का सहारा कहाँ है? तो क्या है इसमें? दुख। क्या है? दुख। एक शब्द पकड़ लो, तो यहाँ किसकी बात हो रही? करुणा। क्या है? करुण रस है। कौन सा रस है यहाँ? करुण रस। और श्रृंगार रस को क्या कहते हैं आप? रसराज कहा जाता है। क्या? रसराज। और इसको किसने रसराज कहा है? इसको कहा है भोजराज ने। किसने? भोजराज ने इसको रसराज कहा है। और रौद्र का क्या होता है आपका? स्थायी भाव। इसका होता है आपका क्रोध। क्या होता है? क्रोध। और शांत का क्या होता है? निर्वेद। निर्वेद। और संचारी भावों की संख्या कितनी है आपकी? संचारी भाव, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन। संचारी भाव की आपकी जो संख्या है वो 33 है, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़े जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नैन को छोड़ महात्म और देव को ध्यावे। तो इसमें पूछा है कि कमल और कमल नैन में अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कमल कैसे, नैन कैसे? कमल, कमल है, नैन कमल है। जहाँ उपमेय और उपमान में अभेद आरोप हो, उपमेय और उपमान में। उपमेय क्या होता है? जो आपके आप जिससे तुलना, जिसकी तुलना कर रहे हैं, ये उपमेय है। और जैसे नैन को क्या मान लिया है? कमल, तो ये क्या है? उपमान। ये क्या हो जाएगा? उपमान। जो दूर की चीज़ होती है उसे उपमान होता है, जो पास होती है हमारे वो उपमेय होता है। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक हो जाएगा। और अगर इसी के अंदर कमल से नयन होता, क्या लिखा होता है इसकी? कमल नयन की कमल से नयन, तो आपका कौन सा हो जाता? उपमा हो जाता। कौन सा हो जाता? उपमा। या कमल सा नयन, इस तरीके से अगर सा सी से अगर आएगा बीच में तो उपमा हो जाएगा। और उत्प्रेक्षा कब होगा? कि ज्यों त्यों, जनहूँ मनहूँ, मानो, इस तरीके के जब शब्द आएंगे तो वो उत्प्रेक्षा हो जाएगा। और श्लेष कब होगा? जब एक शब्द होगा और उसके अर्थ बहुत सारे निकल रहे होंगे, तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? आपका श्लेष हो जाएगा। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। कौन सी है? देवनागरी आपकी लिपि है। और हिंदी जो शब्द है वो सिंधी से बना है। किससे? सिंधी। ठीक है। और हिंदी किस भाषा का शब्द है ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। इसे भी याद रखिए। आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, लोग क्या लगा देते हैं? संस्कृत लगा देते हैं, मगर वो फारसी भाषा का है, तो इसे भी हमें याद रखना है। और इंग्लिश की लिपि क्या है? रोमन है। इंग्लिश किस में लिखी जाती है? रोमन में। इसीलिए जब जैसे आप 5th 6th इस तरीके से लिखते हैं ना रोमन नंबर। और एक तो और बता दूँ आपको, पंजाबी की क्या है? पंजाबी की लिपि क्या है आपकी? गुरुमुखी है। क्या है? गुरुमुखी। जो सिखों के गुरु थे ना, तो उन्होंने ही इस लिपि को विकसित किया था। दोहे के दूसरे और चौथे चरण में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? किसकी पूछ रहा है? आप दोहे की पूछ रहा है। तो दोहे में आपको कितनी मात्राएं मिलेंगी? तो ये आपको मिलेंगी 11। और पहले और तीसरे में कितनी मिलती हैं? 13। और सोठा में इसका उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि इस में से किस वाक्य में क्रिया सकर्मक है? क्या पूछा? सकर्मक अकर्मक की बात कर रहा है, जहाँ पे कर्म मौजूद हो। रमेश का आचरण अच्छा है। रमेश का, या ऐसे क्वेश्चन करो इससे, जब आपको सेंटेंस मिल जाए कि क्या अच्छा है, मतलब क्या है, तो किसका है? रमेश का है। तो यहाँ क्या है? अकर्मक हो रही। और जैसे कहे कि वह रात भर जागता रहा। क्या जागता रहा? वह, तो यहाँ पे भी कर्म नहीं है। आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। आपसे क्या हुई? ये इस तरीके से आपसे निकल आए। मगर इससे पूछे आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित हुआ। आकाशवाणी से क्या प्रसारित हुआ? तो आपका आ जाएगा कर्म निकल के समाचार। क्या? कर्म निकल के आ जाएगा समाचार। तो ये ही हो जाएगा आपका सी, इसमें सकर्मक क्रिया। अकर्मक वो होती है जहाँ पे कर्म ना हो, सकर्मक में कर्म होता है।
तुम्हारा परीक्षा में प्रथम आना तो ऐसे है। कभी कभी कोई कहते हैं ना कि यार तुम तो यार इतना पढ़ते भी नहीं थे, मगर तुम्हारा तो परीक्षा में प्रथम आना ऐसे है जैसे कि अंधे के हाथ में बटेर लग गई हो। तो इस तरीके से हो जाएगा सही, सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस में वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? कौन सा वाच्य? भाववाच्य। और भाववाच्य की एक आपको ट्रिक बता दूं, नहीं शब्द आएगा। क्या आता है? नहीं। अब आप सोचोगे सर इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है। कल विद्यालय में छुट्टी नहीं है, तो इसमें कोई भाव दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इस गर्मी में सोया नहीं जाएगा, मेरे से चला नहीं जाता, राम से उठा नहीं जाता, मुझसे आम खाया नहीं जाता। इस तरीके के जब होते हैं तो वहाँ पे क्या होती है आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम भाववाच्य होगा जहाँ नहीं आएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाए? इस गर्मी में सोया नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका कह रहा है, इसमें ऐसे किस में बहुब्री समास नहीं है? तो 3 में तो बहुब्री होगा, 1 में नहीं होगा। वज्रायुध, दिगंबर, श्वेतांबर, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, तो उसे कहते हैं दिगंबर। ठीक है। और जो वाचस्पति, इसमें नच तत्पुरुष समास हो जाता है, तो इसमें नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। और बाकी सब में क्या है? बहुब्री समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, कान, नासिका, परीक्षण और कटक। तो इसमें से जो पूछा गया है, ये पूछा गया था कि इन चारों में से कौन सा तद्भव है आपका? कौन सा क्वेश्चन है इसमें पूछा गया कि तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द पूछा है, ऐसे था ये क्वेश्चन। तो कान क्या है? इसमें तद्भव है, इसका क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण। नासिका का नाक हो जाएगा। तो इस तरीके से याद रखेंगे आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस को क्या कहा है? रसराज कहा जाता है। इसका स्थायी भाव रति है। और भरत मुनि ने, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भरत मुनि ने कितनी मानी रसों की संख्या? 8 मानी। वैसे रसों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। अब सोरठा, जैसे ऊपर बताया, सोरठा उल्टा उल्टा दुएगा। सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 और दूसरे और चौथे चरण में सोरठा के में कितनी होती हैं? 13। तो इसे आप याद रखेंगे। जब आप दुहे को उल्टा कर देंगे तो सोरठा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सोरठा बन जाता है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ। बताइएगा कि आपका कितना स्कोर गया। और प्लीज़ बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है आपके लिए कि जिससे कि आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम फील्ड कवर हो सके। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड हम लोगों को और आपकी ये टीचिंग वॉरियर फैमिली को सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।